आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर नितिका सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। आज आप सभी को पढ़ाने जा रही हूँ क्लोनिंग वेक्टर पार्ट 2। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में क्लोनिंग वेक्टर्स या क्लोनिंग वाहक पढ़ना स्टार्ट किया था, जिसमें कि हमने प्लाज्मिड वेक्टर्स जिसमें PBr322, PUC इत्यादि के बारे में पढ़ा था और क्लोनिंग वेक्टर्स के क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं, क्या क्या उसके उदाहरण हैं, वो सब पढ़े थे। आज हम इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। आगे बढ़ने से पहले हम पुनः एक चीज़ रिपीट करेंगे जो कि है डिस्टिंक्ट फीचर्स ऑफ क्लोनिंग वेक्टर्स, जो कि है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ये हम पढ़ चुके हैं। देन सेलेक्टेबल मार्कर, रेस्ट्रिक्शन साइट और स्मॉल साइज़, ये 4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। परिभाषा हमने पढ़ी थी कि क्लोनिंग व्हीकल ऐसा एक DNA होता है जो कि फॉरेन DNA को एक्सेप्ट कर सकता है या टारगेट DNA को एक्सेप्ट कर सकता है, साथ ही स्वयं की प्रतिकृतियाँ सेल्फ रेप्लिकेट करके साथ साथ में टारगेट DNA का भी रेप्लिकेशन करके उसकी मल्टीपल कॉपीज़ बना सकता है। तो 2 पावर हमने पढ़ी थी उसकी। जो कौन कौन से क्लोनिंग व्हीकल्स हमने पढ़े थे, मैंने आपको उदाहरण बताए थे। प्लाज्मिड्स, बैक्टीरियोफेज, कॉस्मिड एंड आर्टिफिशियल क्रोमोसोम वेक्टर। इसमें से हम प्लाज्मिड अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं, PBr322, PUC19। आज हम पढ़ेंगे बैक्टीरियोफेज क्लोनिंग वेक्टर्स एंड कॉस्मिड्स। आपको इतना ध्यान रखना है कि वैसे तो बैक्टीरियोफेज में पढ़ने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, जीवाणुभोजी आपने पढ़े हैं, पर यहाँ हमको सिर्फ इतना पढ़ना है कि जीवाणुभोजी एक क्लोनिंग वाहक की तरह किस प्रकार से काम में आते हैं, तो उस पर हमको ध्यान देना है। तो ज़्यादा हम डिटेल में नहीं जाएंगे कि जीवाणुभोजी की संरचना क्या होती है या फिर उसका DNA क्या है। हम केवल ये देखेंगे उसको एज अ क्लोनिंग वेक्टर हम कैसे काम में लेंगे। और उसके साथ ही हम पढ़ेंगे कॉस्मिड, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण क्लोनिंग वेक्टर है। तो हम स्टार्ट करते हैं बैक्टीरियोफेज वेक्टर। बैक्टीरियोफेज मतलब जीवाणुभोजी वाहक। अब यहाँ पे जीवाणुभोजी आप सब पढ़ चुके हैं। जीवाणुभोजी की संरचना दिमाग में आते ही आपको एक षटकोण के आधार का एक हेड होता है या फिर शीर्ष होता है, एक नेक या ग्रीवा होती है और टेल फाइबर्स या पुच्छ तंतु होते हैं, ये आपने पढ़ा है। तो यहाँ पे कैप्सिड हेड लिखा हुआ है सबसे ऊपर। देन कैप्सिड हेड के अंदर न्यूक्लिक एसिड होता है जो सामान्यतया DNA होता है। उसके नीचे एक कॉलर होती है, कॉलर के ऊपर एक पूरी शीथ होती है, शीथ के नीचे एक बेस प्लेट होती है और बेस प्लेट के ऊपर बहुत सारे टेल फाइबर्स लगे होते हैं। साथ ही नीचे की साइड में स्पाइक्स होते हैं जो कि जीवाणु में अटैचमेंट का कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से ये संरचना है बैक्टीरियोफेज वेक्टर की। यहाँ पे आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जीवाणुभोजी का जो DNA होता है वो उसके शीर्ष में होता है। तो शीर्ष की साइज़ जितनी होगी उसी के आधार पे उसमें DNA आ पाएगा। अगर आप बहुत अधिक DNA उसमें समावेशित करने की कोशिश करेंगे तो इतना DNA उस छोटे से शीर्ष में नहीं आ पाएगा। तो यहाँ पे लिमिटेशन है कि आप एक पर्टिकुलर साइज़ का DNA ही उस शीर्ष के अंदर रह सकता है। क्लोनिंग वेक्टर्स बेस्ड ऑन लैम्डा बैक्टीरियोफेज। अगर हम बैक्टीरियोफेज या जीवाणुभोजी की बात करें तो हमने लैम्डा फेज पढ़ा है, जो कि उग्र प्रकार का नहीं होता, जिसको आपने पढ़ा होगा कि उसमें कुछ संयत प्रकार के जीवाणुभोजी होते हैं जिसको हम नॉन वायरुलेंट कहते हैं और कुछ उग्र प्रकार के जीवाणुभोजी होते हैं जिनको वायरुलेंट कहते हैं। लैम्डा फेज एक संयत प्रकार का जीवाणुभोजी है जो कि किसी प्रकार जब बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र होता है तो वहाँ पे वह पीढ़ी दर पीढ़ी या नेक्स्ट जनरेशन अपने आप को प्रतिकृति करता रहता है और बैक्टीरियल सेल को डिस्ट्रॉय नहीं करता। तो वही लैम्डा बैक्टीरियोफेज जो कि नॉन वायरुलेंट होता है या अनुग्र होता है, उसे काम में लिया जाता है एज ए क्लोनिंग वेक्टर। अब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम होती है नॉर्मली लैम्डा फेज को क्लोनिंग वेक्टर्स की तरह काम में लेने में। 2 problems had to be solved before lambda based cloning vectors could be developed। 2 प्रॉब्लम कौन कौन सी है? पहली प्रॉब्लम तो ये है द DNA molecule can be increased in size by only 5%, representing the addition of only 3 kb of new DNA। देखिए बेटा, मैंने आपको बताया था कि जीवाणुभोजी का शीर्ष में एक पर्टिकुलर साइज़ का ही DNA आ सकता है। अगर आप उससे ज़्यादा ऐड करने की कोशिश करोगे तो वो शीर्ष में समाएगा नहीं। तो यहाँ पे जो गुंजाइश रहती है किसी
टारगेट डीएनए को या फॉरेन डीएनए को ऐड करने की, वो केवल और केवल 3 kb मतलब 5% ऑफ द जितनी उसका टोटल डीएनए होता है उसके 5% डीएनए को ही हम ऐड कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जैसे नॉर्मल लैम्डा जीनोम, नीचे आप डायग्राम में देख पा रहे हैं कि नॉर्मल लैम्डा जीनोम जो होता है वो होता है 49 kb का। ओके, तो उसमें आप 5 kb तक मतलब लगभग आप 52 kb तक उसको खींच के कर सकते हो, तो 3 kb आप और ऐड कर सकते हो उसके अंदर। इससे ज़्यादा अगर 52 kb से ऊपर होगा डीएनए का साइज़ तो फिर वो शीर्ष में समावेशित नहीं हो पाएगा। पहली प्रॉब्लम तो है ये वाली। दूसरी प्रॉब्लम है इफ़ द टोटल साइज ऑफ मॉलिक्यूल, ये तो बता चुकी हूँ मैं कि दिस सीवियरली लिमिट द साइज ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट दैट कैन बी इंसर्टेड इनटू एन अनमॉडिफाइड वेक्टर। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया गया? इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका ये था कि जीवाणु भोजी या लैम्डा फेज डीएनए के बीच का वो भाग जो कि एज ए क्लोनिंग वेक्टर हमारे लिए आवश्यक नहीं है। देखिए बेटा, मैंने आपको बताया था कि क्लोनिंग वेक्टर की जो मुख्य खासियत है कि उसमें एक टारगेट डीएनए आना चाहिए। अब टारगेट डीएनए जब भी आ पाएगा जब बीच में से कुछ पोर्शन आप हटाएंगे जीवाणु भोजी का जो ओरिजिनल पोर्शन है वो, और उसकी जगह आप रिप्लेस करके एक टारगेट डीएनए को ऐड करेंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि उसमें होना चाहिए, मैंने कहा था स्वयं की प्रतिकृति करने की क्षमता होनी चाहिए और साथ में टारगेट डीएनए का भी रेप्लिकेशन वो कर पाए। तो उसके लिए क्या चाहिएगा, कुछ जो जीन रेप्लिकेशन के लिए आवश्यक है वो जीन हम नहीं हटा सकते। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं डायग्राम में बताया हुआ है कि लैम्डा फेज को ECO R1 नामक एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटा गया। उसको काटने के बाद में यहाँ लिखा हुआ है, ब्लैक कलर का पोर्शन दे रखा है, नॉट नेसेसरी फॉर लैम्डा रेप्लिकेशन। ये वाले पोर्शन को हटा दिया गया क्योंकि इसके जीन, जहाँ पे ऐसे जीन्स हैं जो कि रेप्लिकेशन के लिए काम के नहीं हैं, इस जीन को हटाया गया। और यहाँ पे एक यूकैरियोटिक डीएनए जिसमें से हमको टारगेट डीएनए निकालना है और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटा गया, एक 15 किलो बेस पेयर का टारगेट डीएनए निकाला गया और उसको इसकी जगह ऐड कर दिया गया। मतलब लैम्डा का खुद का डीएनए जो ब्लैक कलर का है उसको हटा के और दूसरा यूकैरियोटिक डीएनए जिसको हम टारगेट डीएनए करते हैं वो ऐड कर दिया, और लैम्डा जो फेज का डीएनए है उसके बाद में उसको हेड के अंदर उसकी पैकेजिंग हो जाती है। लैम्डा फेज की खासियत होती है कि वह उसकी सबसे मेन जो एज अ क्लोनिंग वेक्टर उसको काम में लेने का सबसे अच्छा जो रीज़न है वो ये है कि वह हेड में पैकेजिंग हो जाती है। देखिए बेटा, जैसे अगर अपन ने इकोलाई की बात करें तो इकोलाई में अगर आपने प्लाज्मिड डाला है तो आपको प्लाज्मिड को सेलेक्ट करना पड़ेगा कि वो रिकम्बिनेशन हुआ है नहीं है, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है नहीं यहाँ पे। और यदि आपको उस पर्टिकुलर प्लाज्मिड को किसी और सेल में ट्रांसफ़र करना है आपको आइसोलेट करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या हो रहा है कि डीएनए जो आपने फॉरेन डीएनए डाला है वो लैम्डा फेज में डालने के बाद में लैम्डा फेज जीवाणु पे अटैक करेगा, जीवाणु के अंदर प्रवेश करेगा, वहाँ पे स्वयं के डीएनए की प्रतिकृति करेगा, स्वयं के डीएनए की प्रतिकृति करेगा, उसके साथ ही टारगेट डीएनए की प्रतिकृति होती रहेगी। और कुछ समय के बाद में वह अपने आप को पैकेजिंग करके, आप जानते हैं कि वायरस की क्वालिटी होती है कि वह पुनः अपने हेड, टेल और सारे शरीर का निर्माण करके डीएनए को उसमें पैकेज करके और वहाँ से बाहर निकल जाएगा। फिर एक प्रक्रिया होती है जिसको हम बोलते हैं पारक्रमण या ट्रांसडक्शन। तो उस ट्रांसडक्शन के द्वारा ये पुनः जीवाणु दूसरे जीवाणु में अटैक करके उस पर्टिकुलर टारगेट डीएनए को दूसरे जीवाणु में ट्रांसफ़र भी कर सकता है। तो आप देख रहे हैं जीवाणु, अगर प्लाज्मिड की बात करें तो वो ट्रांसफॉर्मेशन या रूपांतरण द्वारा ट्रांसफ़र होता है और जीवाणु भोजी ट्रांसडक्शन या पारक्रमण द्वारा ट्रांसफ़र होता है। तो ये दोनों प्रोसेस में अंतर आप समझ रहे हैं। तो यही चीज़ दोनों में अंतर है कि प्लाज्मिड एज अ क्लोनिंग वेक्टर और साथ ही में बैक्टीरियोफेज एज अ क्लोनिंग वेक्टर। प्लाज्मिड की अपनी खासियत है कि प्लाज्मिड में आप थोड़ा बड़ा डीएनए भी ऐड कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पे साइज़ की इतनी बाउंडेशन नहीं है, क्योंकि प्लाज्मिड जो स्वयं है वो बैक्टीरियल कोशिका में होता है जो कि साइज़ में काफ़ी बड़ी होती है। लेकिन अगर हम जीवाणु भोजी या बैक्टीरियोफेज की बात करें तो ये इसमें साइज़ की लिमिटेशन होती है क्योंकि इसकी साइज़ शीर्ष की छोटी होती है, वहाँ पे ज़्यादा बड़ा डीएनए आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, तो इसके लिए आपको हटाना पड़ता है। लेकिन प्लाज्मिड अपने आप को प्लाज्मिड डीएनए पैकेज नहीं कर सकता, पैकेजिंग की क्षमता उसमें नहीं होती है। बैक्टीरियोफेज डीएनए के अंदर लैम्डा फेज में कॉसाइट्स होती है जो कि पैकेजिंग की क्षमता रखती है कि वो स्वयं अपने आप को एक हेड के अंदर पैकेज करने की क्षमता रखते हैं और पारक्रमण या ट्रांसडक्शन की प्रक्रिया द्वारा
वो एक सजीव से दूसरे सजीव में डीएनए को ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। तो इन दोनों में आपको अंतर समझना है, दोनों का प्रोसेस अलग है, काम एक ही है, क्या? टारगेट डीएनए को एक्सेप्ट करना और टारगेट डीएनए की प्रतिकृति या रेप्लिकेशन करना। ये बात हुई किसकी? बैक्टीरियोफेज की। मैंने आपको बहुत संक्षिप्त में बताया ताकि आप कम से कम जो उसका बेसिक कंसेप्ट है कि प्लाज्मिड में क्या था और इसमें क्या है, दोनों में अंतर क्या है, वो आप समझ पाएँ। अब है नेक्स्ट वेक्टर कॉस्मिड। कॉस्मिड पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। कॉस्मिड बहुत इंपॉर्टेंट वेक्टर है। इसके नाम की बात करें तो कॉस्मिड जो वर्ड आया है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है कॉस साइट और दूसरा है प्लाज्मिड। तो ये जो कॉस साइट्स होती हैं, ये कॉस साइट्स पाई जाती है लैम्डा फेज के अंदर, जीवाणुभोजी के अंदर। कॉस साइट का फ़ायदा ये है कि कॉस साइट के द्वारा जीवाणु जो लैम्डा फेज है उसका डीएनए प्रतिकृत होकर और पैकेज हो जाता है आराम से। तो यहाँ पे पैकेजिंग की क्षमता होती है, जो मैंने कहा था खासियत होती है किसकी? जीवाणुभोजी की। प्लाज्मिड हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, पीओसी, पीबीआर, जिसमें ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है, सिलेक्टेबल मार्कर्स होते हैं, पॉलीलिंकर होता है। तो ये सब चीज़ें प्लाज्मिड की खासियत है कि वो प्रतिकृति आसानी से होती है। तो यहाँ पे अगर हम चाहते हैं कि हमको ऐसा वेक्टर चाहिए जिसमें फेस के गुण भी हो और साथ ही में प्लाज्मिड के गुण भी हो, तो यहाँ पे फेस की कॉस साइट है और प्लाज्मिड का कुछ पार्ट है, तो इसको हाइब्रिड इन दोनों के बीच का इसको बोलते हैं कॉस्मिड। सो कॉस्मिड्स आर डिफाइंड एज प्लाज्मिड्स containing one or more cohesive sites or cos sites of bacteriophage lambda DNA। तो प्लाज्मिड्स, कॉस्मिड्स ऐसे प्लाज्मिड्स होते हैं जिसमें जो लैम्डोफेज है उसकी कॉस साइट्स का एक या दो कॉस साइट्स अवेलेबल रहती है, उसमें पाई जाती है। इसको डिस्कवर किया था कॉलिन्स एंड हॉर्न ने 1978 में। कॉस्मिड वेक्टर्स आर हाइब्रिड बिटवीन प्लाज्मिड एंड लैम्डा फेज वेक्टर, लैम्डा वेक्टर्स। ये बता चुकी हूँ मैं ऑलरेडी कि ये दोनों के बीच के हाइब्रिड होते हैं। दे आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस प्लेक्स लाइक फेज। अब प्लेक्स क्या होते हैं? ये कुछ बेसिक टर्म्स है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जब कोई जीवाणु भोजी, हमने कोई ई कोलाई को आपने शायद कभी पेट्री प्लेट में कल्चर देखा होगा कि ई कोलाई बैक्टीरिया को हम ग्रो कर सकते हैं पेट्री प्लेट के अंदर। जब ई कोलाई बैक्टीरिया कोई ग्रो कर रहा है उसके ऊपर हमने किसी फेज का अटैक करवा दिया, जीवाणु भोजी ने अटैक कर दिया उसको इन्फेक्ट कर दिया, तो वो जो जीवाणु की जो कॉलोनी डेवलप हो रही थी वो धीरे धीरे मरना स्टार्ट होगी। और जब वो मरना स्टार्ट होती तो उसको कहते हैं प्लेक्स। द कॉलोनीज ऑफ बैक्टीरिया विच आर इन्फेक्टेड बाय बैक्टीरियोफेज। सो दे आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस प्लेक्स लाइक फेज, क्योंकि ये ऐसे भी नहीं होते हैं कि ये प्लेक्स बनाए, क्योंकि ये बेसिकली जो कॉस्मिड्स होते हैं दे आर प्लाज्मिड्स। उसमें केवल वो सब प्लाज्मिड के समान ही कार्य करेंगे, केवल उसमें कॉस साइट्स एक्स्ट्रा होती है। इट इज़ नॉर्मली यूज टू क्लोन लार्ज डीएनए सेगमेंट बिटवीन 25 to 45 kb। जो फेज बैक्टीरियोफेज लैम्डा फेज एज ए वेक्टर में प्रॉब्लम क्या थी, मैंने बताया था आपको, साइज़ की प्रॉब्लम थी कि वहाँ पे आप 15 kb से ऊपर आप ऐड नहीं कर सकते। तो यहाँ पे कॉस्मिड वेक्टर में आप बड़ा डीएनए सेगमेंट टारगेट डीएनए ऐड कर सकते हैं, जो कि 25 से 45 kb तक का भी हो सकता है। दे कैन रेप्लिकेट एज प्लाज्मिड इफ़ दे हैव सूटेबल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। उसके अलावा जो प्लाज्मिड्स में लक्षण होते हैं कि मैंने आपको प्लाज्मिड की क्वालिटी बताई थी कि उसमें एक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है जो कि उसकी प्रतिकृति करने की क्षमता रखता है, वो होती है। बाकी सेलेक्टेबल मार्कर तो होते ही हैं, रेस्ट्रिक्शन साइट्स होती ही हैं, तो ये सब चीज़ें तो रहेगी। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा है, दे कैन ऑल्सो बी पैकेज्ड इन फेज कैप्सिड। ये एक सामान्य प्लाज्मिड जैसे पीयूसी या हमने पीबीआर पढ़ा था, उसमें ये खासियत नहीं होती कि वो किसी जीवाणु भोजी के शीर्ष में पैकेज हो जाए। लेकिन ये जो कॉस्मिड्स होते हैं दे कैन पैकेज इन फेज कैप्सिड्स विच अलाउ द फॉरेन जीन्स टू बी ट्रांसफर्ड इनटू सेल बाय ट्रांसडक्शन। तो इसमें क्या होगा, ये ऐसे प्लाज्मिड्स हैं जो कि जीवाणु भोजी के शीर्ष के रूप में पैकेजिंग हो जाती है इनकी, और फिर ये पुनः किसी दूसरे बैक्टीरिया के अंदर पारक्रमण या ट्रांसडक्शन द्वारा अपने डीएनए को ट्रांसफ़र भी कर देते हैं। तो ये आप इसका उपयोग लिखेंगे। अगर हम बात करें कॉस साइट्स क्या होती है, तो आप ये देखिए यहाँ पे मैंने इस डायग्राम में डायग्राम नंबर ए बता रहा है आपको कि संरचना क्या होती है जीवाणु भोजी। यहाँ बात कर रहे हैं लैम्डा फेज की, हेड, टेल और नीचे हम देख रहे हैं टेल फाइबर्स हैं।
इसके अंदर के डीएनए की बात करें तो ये डीएनए में आपको बी जो ऊपर वाला पोर्शन दिख रहा है, इसमें आप देख रहे हैं कि चिपचिपे 2 स्टिकी एंड जो हमने रेस्ट्रिक्शन साइड में पढ़े थे कि जो यहाँ पे GGC लिखा हुआ है, इसी का कॉम्प्लीमेंट्री ऊपर 5 प्राइम एंड पर है। तो ये दोनों चिपचिपे सिरे आपस में चिपक कर एक गोलाकार संरचना बनाने का हमेशा प्रयास करते रहते हैं। इसको बोलते हैं कॉस साइट्स। ये कोहेसिव एंड्स या कॉस साइट्स, इनमें खासियत होती है कि ये जब इसके डीएनए को पैकेज करने में सहायता प्रदान करती है। क्या? कॉस साइट्स। किस में पैकेज करने में? जीवाणु भोजी के शीर्ष या हेड में। तो ये बात हुई कॉस साइट की। अब इसकी संरचना, मैंने आपको कहा था आपको और कुछ याद नहीं कर पाए तो केवल और केवल उसका संरचना का डायग्राम याद कर लीजिए। तो ये कॉस्मिड की संरचना है जिसमें सब कुछ प्लाज्मिड के समान है, जैसे एम्पेसिलिन रेजिस्टेंस जीन, पॉलीलिंकर जीन, कॉल E1 जो होता है ये है एक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है। तो ये 3 चीज़ें तो बिल्कुल प्लाज्मिड के समान ही है। अब इसके अलावा जो आपको ऐड करना है वो है कॉस साइट्स। कॉस साइट्स होती हैं, मैंने बताया था आपको, कोहेसिव एंड्स होते हैं, लगभग 12 बेस पेयर इनकी साइज़ होती है, 12 बेस पेयर इसकी साइज़ रहेगी। तो इस प्रकार से ये 4 चीज़ें आपको याद रखनी है कॉस्मिड्स के अंदर। कॉस्मिड्स में एज अ क्लोनिंग व्हीकल कॉस्मिड किस प्रकार से हमारे टारगेट डीएनए को आगे उसकी क्लोनिंग करते हैं और उसे जेनेटिक इंजीनियरिंग में काम में लिया जाता है, वो प्रोसेस मैं आपको बता रही हूँ, कॉस्मिड एज अ क्लोनिंग व्हीकल। तो यहाँ पे सबसे ऊपर आप देखिए फेज लैम्डा डीएनए, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कॉन्केटेनेट। कॉन्केटेनेट क्या होता है कि यहाँ कंटिन्यू कॉस साइट्स मतलब होता है इसकी प्रतिकृति होके बैक टू बैक वो डीएनए आपस में चिपकते रहते हैं कॉस साइट की वजह से, और ये कंटिन्यू एक रोलिंग सर्कल मॉडल। हम डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि आप कन्फ्यूज़ होंगे, तो हम केवल इतना देखते हैं कि ये है एक लैम्डा फेज डीएनए है। अब यहाँ पे कॉन्केटामेर के फॉर्म में है ये। सबसे पहले यहाँ कॉस साइट से ये अलग हुए और उसके बाद में एक सर्कुलर डीएनए आप देख रहे हैं कि जिसके बीच में हम कॉस साइट को ऐड करने के बाद में एक प्लाज्मिड में कॉस साइट ऐड कर दी है। जो येलो कलर की आपको दिख रही है ये है कॉस साइट्स। आपको मैं सिंपलीफाई बता देती हूँ। यहाँ पे कॉस साइट्स हमने ऐड की है। कहाँ से ली कॉस साइट्स? लैम्डा फेज से। ये क्या है? बाकी टेट्रासाइक्लिन ओरिजिन ऑफ एप्लीकेशन, ये है प्लाज्मिड का। ये हमारा बन गया कॉस्मिड वेक्टर। अब कॉस्मिड वेक्टर में हम क्या चाहते हैं कि हमारा टारगेट डीएनए ऐड हो जाए। टारगेट डीएनए हमने निकाला है इस जीनोमिक डीएनए से। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इट इज़ पार्टली क्लीव विथ एक SAU3 एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है जिसके द्वारा 45 से 35 किलो बेस पेयर के फ्रेगमेंट निकाले गए और इन फ्रेगमेंट्स को यहाँ पे इसके साथ में ऐड किया गया कॉस्मिड के साथ में। और कॉस्मिड के साथ ऐड करने के बाद में आप देख रहे हैं ये बीच में ब्लू कलर के पोर्शन है, तो ये सब डीएनए ऐड हो गए कॉस्मिड कॉस साइट की वजह से। कॉस साइट्स हैं तो बाद में इन विट्रो पैकेजिंग रिकॉग्नाइजेस 2 कॉस साइट दैट आर 35-45 kb अपार्ट, और बाद में फिर इनकी पैकेजिंग हो गई। किसमें पैकेजिंग क्यों हो गई? अगर कॉस साइट्स हैं तो वो वायरस के शीर्ष में पैकेज हो ही जाएंगे और आगे फिर इनके ट्रांसडक्शन के द्वारा इनको इकोलाई में ट्रांसफ़र किया, बैक्टीरियोफेज जीवाणु भेजी को, और फिर आगे इकोलाई की कोशिकाएं सेलेक्ट कर दी गई जिसके अंदर के आपका टारगेट डीएनए है, जिसमें आपका कॉस्मिड वेक्टर है। तो इस प्रकार से कॉस्मिड लाइब्रेरी बन जाती है। आप समझ रहे हैं कि हमारा ये जो डीएनए था, यहाँ पे जो हमारा टारगेट डीएनए जीनोमिक डीएनए जो मैंने लिख रखा है, ये जीनोमिक डीएनए इसके सारे फ्रेगमेंट्स हमने कॉस्मिड वेक्टर के अंदर समाहित कर लिए और वो सारे फ्रेगमेंट हमारे पास में अवेलेबल है इकोलाई के कल्चर के अंदर, जिसमें कि हमने कॉस्मिड वेक्टर ट्रांसफ़र कर दिया, जिसमें ट्रांसडक्शन हो गया पारक्रमण के द्वारा, वो डीएनए इकोलाई के अंदर पहुंच गए। और वहाँ पहुंचने के बाद में जैसे जैसे इकोलाई ग्रो कर रहा है वैसे वैसे आपका फॉरेन डीएनए भी ग्रो कर रहा है। तो ये कॉस्मिड लाइब्रेरी बन गई एक तरीके से कि जहाँ पे पूरा डीएनए अवेलेबल है लाइब्रेरी के फॉर्म में। तो ये आप, मुझे आशा है कि मैंने आपको बहुत सिंप्लीफाइड फॉर्म में बताया है कि किस प्रकार से कॉस्मिड वेक्टर्स काम करते हैं। तो आज हमने जो पढ़ा है वो है 2 अन्य वेक्टर जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है जीवाणु भोजी या बैक्टीरियोफेज वेक्टर, इनकी क्या लिमिटेशंस होती है और इनकी क्या खासियत है, इसकी सीमाएं क्या क्या होती है और इसके लाभ क्या क्या है वो पढ़े। और इसके साथ ही कॉस्मिड वेक्टर्स को क्यों डिस्कवर किया गया और इसमें जीवाणु और प्लाज्मिड दोनों के मुख्य मुख्य लक्षण ले लिए गए
और ये किस प्रकार से कार्य करता है वो इस डायग्राम में आपको बता दिया गया। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे, आप देख रहे हैं आर्टिफिशियल क्रोमोसोम वेक्टर। इसमें बहुत सारे वेक्टर दे रखे हैं, जैसे बैक, पैक, यैक, मैक, हैक। हम सारे नहीं पढ़ेंगे क्योंकि आपके ग्रेजुएशन के सिलेबस के हिसाब से सारे पढ़ना आपके लिए अनिवार्य नहीं है। हम केवल इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और बैक और यैक, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम और ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम हम पढ़ेंगे क्योंकि ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।